हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो मुझे आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। और मेरे ये टेस्ट नहीं आ पा रहे थे। एक्चुअली मेरी जो दिक्कत थी, क्योंकि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसीलिए जो मैं ये वीडियो नहीं डाल पा रहा था। क्योंकि मेरी जो आँखें थी ना, इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा इनमें पेन हो रहा था, ड्राइनेस आ गई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपको जो है स्क्रीन पे काम नहीं करना है अभी कुछ टाइम के लिए। आप गैप कर दीजिए। और इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ अब भी। मतलब उन्होंने कह रखा है कि अब भी आप जो है स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। फिर भी मैंने मतलब आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो पेपर भी आप लोगों का है, तो इसलिए मैं फिर से बनाना चालू कर रहा हूँ। और ये हमारे जो मतलब टेस्ट होंगे, ठीक है। तो पहले मैं 50 क्वेश्चन उसमें करता था, लेकिन अब ये क्या कर दूंगा, मैं 25-25 के फॉर्म में लाऊंगा, ठीक है। और पॉसिबल होगा तो कि दोनों वीडियो मतलब आ जाएं एक ही दिन में, ठीक है। एक सुबह टाइम, एक शाम टाइम, ठीक है। मैं जितना भी पॉसिबल होगा मैं उतना करूँगा। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि ज़्यादा लंबे समय तक आप स्क्रीन पे मत बैठिए, तो मैं थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे वीडियो जो है कर लूँगा, कि मतलब एक टेस्ट सीरीज़ के 4 वीडियो हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो उससे करके हम लोग मैनेज करेंगे। और ऐसे भी आप लोगों के जो पेपर है वो देखो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन अपनी तैयारी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। बाय द वे, अभी यूपीएससी को तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो कोविड-19 की वजह से दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। तो ऐसे तो लग तो नहीं रहा है कि मतलब पेपर हो पाएगा, लेकिन पता नहीं, तब तक कंडीशन सही हो जाए और पेपर अपने टाइम पे ही हो जाए। तो हम लोगों को पढ़ाई में कोई भी मतलब ढील नहीं बरतनी है, ठीक है। अच्छे से अपना रिवीजन करना है, टेस्ट फॉलो करना है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि सारे के सारे टेस्ट में सॉल्व करके दूंगा विजन के, ठीक है। तो इनसाइड के भले भी ना हो पाए, लेकिन विजन का सारा मैं मटेरियल जितना भी है ये मतलब टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को पूरा दूंगा, ये आप भरोसा रखिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, डॉक्टर ने मना किया है फिर भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का नुकसान हो रहा है इसमें, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं, सर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो यार परेशानी में थे, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो और कुछ लोगों को इंग्लिश में टेस्ट सीरीज चाहिए, मतलब पीडीएफ चाहिए, तो वो भी मैं पॉसिबल होगा उतनी मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। वरना मैं ग्रुप बता दूंगा, वहाँ से आप लोग ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग ले लेना, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक और क्वेरी थी कि जो ये तुम्हारा टेस्ट नंबर 14 है, वो पुराना टेस्ट सॉल्व हो गया है, जो मतलब 2020 का था, ठीक है। उसको मैंने बाद में क्रॉस चेक किया जब आप लोगों ने कमेंट किया, ठीक है। क्योंकि मैं जब पहले ये टेस्ट सीरीज जो थी विजन की साइट से मतलब बाहर नहीं आ रही थी, कहीं से मिल नहीं रहा था, तो बाद में एकदम आ गए, तो मैंने चेक भी नहीं किया। और 2021 के नाम से थे, तो मैंने वो सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो एक ही टेस्ट में ये दिक्कत आई है, ठीक है। बाकी तो सारा फिर मैंने क्रॉस चेक किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 टेस्ट नंबर है, उसको हो सकेगा तो मैं दोबारा जो है उसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो वो भी क्वेरी आप लोगों की निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा टाइम लग गया, बट मुझे बतानी थी चीज़ें कुछ, क्योंकि आप लोग गुस्सा भी कर रहे थे, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, सर वीडियो डालिए, कंप्लीट करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। और वेलकम बैक, फिर से मैं आ गया हूँ। और अपनी जो फैमिली है सीएससी फैमिली, इसको मैं ग्रो करूँगा। और मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, फिर भी आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतना वीडियो को शेयर किया जा रहा है हमारा। तो मतलब 1500 के ऊपर, 1550 सब्सक्राइबर हो गए इतने दिनों में, जबकि मैंने छोड़ा था तो 1300 के करीब थे, 200 ऐसे ही बढ़ गए, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्यार है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। और आप लोग ऐसे ही शेयर करते रहिए। और मैं अपना जो जो वादा किया है टेस्ट सीरीज विजन का, तो ये पूरा करके मैं दूंगा आपको, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। शायद 2-3 दिन में दिक्कत हो मतलब इसकी, लेकिन उसको धीरे धीरे मैं सॉल्व करके इसको डेली 2 वीडियो मतलब 25-25 के क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने डिस्कशन पे, ठीक है। तो ये टेस्ट नंबर हमारा 20 है, ठीक है। 19 टेस्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, ये 20 टेस्ट नंबर है। इसमें क्या है कि जो ज्योग्राफी के जो 2 टेस्ट हम लोगों ने सॉल्व किए थे, उसका रिवीजन है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें मिलेंगे, ठीक है।
और इसमें जो करंट अफेयर देखा जाएगा तो ये सितंबर का करंट अफेयर इसमें पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। अभी ये सब्जेक्टिव ही चल रहे हैं, इन्वायरमेंट के रह गए हैं। इन्वायरमेंट के सॉल्व होने के बाद हम लोग फिर टेस्ट नंबर 24 से फुल टेस्ट है जो विजन के उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये 3-4 टेस्ट और बचे हुए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर फुल टेस्ट पे अपने आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टेस्ट नंबर 20 का है, ठीक है। तो इसका ये टेस्ट नंबर 20 का ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना, बहुत छोटा दिखता था तब भी मतलब दिक्कत हो रही थी, तो उसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि क्रोड में पिघला हुआ लोहा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। सेकेंड है कि पृथ्वी का चुंबकीय जो क्षेत्र है समय के साथ साथ धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। तो देखो, ये देखो पहला वाला कुछ स्टेटमेंट है तो हमारा सही है, क्योंकि जो क्रोड में पिघला हुआ लोहा है यही चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है, ठीक है। इसी के कारण जो पृथ्वी है, जो ये गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलता है, ये इसी के कारण होता है, जो पिघला हुआ लोहा क्रोड में भरा हुआ है, ठीक है। और ये सेकेंड वाला है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो अभी देखने को मिला है ये मतलब 200 साल में 9% ये कमज़ोर हो गया है। और ये जो तुम्हारा 2070 के बाद का जो समय था, ठीक है, 2070 के बाद के और 2020 के मध्य तक जो अफ्रीका से दक्षिणी अमेरिका तक जो फैला हुआ चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, ये बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए इसको दक्षिण अटलांटिक विसंगति के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण अटलांटिक विसंगति भी पूछा जा सकता है कि क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये दोनों सही है, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में चौथे स्थान पर है, ठीक है। और सेकेंड है कि भारत में तमिलनाडु राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे है। और ये तुम्हारा थर्ड है कि पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत ने जो वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको। तो देखो, ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये तो हमारा गलत है इसमें, क्योंकि इसमें जो ये पेरिस समझौता के अंतर्गत नहीं था जो ये किया गया है, क्योंकि इसमें जो था ये हमारा जो इंडिया का राष्ट्रीय एक संकल्प था, उसके अंतर्गत जो है 2022 तक 60 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है पवन ऊर्जा के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि तमिलनाडु जो है राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है। और सेकेंड पोजीशन की बात करें तो गुजरात का आता है पवन ऊर्जा में, ठीक है। और तमिलनाडु ये जो है ये लगभग 9000 गीगा मेगावाट जो है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा इसका जो ये उत्सर्जन करता है, ठीक है, 9200 करके करीब है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये करता है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो विश्व में पवन ऊर्जा के संबंध में अगर बात की जाए इंडिया की, तो ये हमारा जो चौथे स्थान पर आता है। और एशिया में बात की जाए तो ये सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है। चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है एशिया में। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि थर्ड में टिड्डियों के प्रकोप के संदर्भ में बताना है कि कौन सा मतलब स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो टिड्डियों का उद्भव राजस्थान में होता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र टिड्डियों के अंडे देने के लिए आदर्श भूमि प्रदान करता है। और सेकेंड है कि इन क्षेत्रों में होने वाली वर्षा अंडे देने और उसके जो फुदके होते हैं, ठीक है, उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त जो हरी जो वनस्पति जो है उत्पन्न होती है उस समय, ठीक है। और थर्ड है कि भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मरुस्थलीय टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो देखो, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, ठीक है। ये टिड्डी निगरानी एक ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत बनाई गई है, ठीक है। वही इसका जो है टिड्डी निगरानी, नियंत्रण, सर्वेक्षण और
इन सभी कामों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया और ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में होने वाली जो वर्षा होती है, ठीक है, वर्षे में अंडे देते हैं ये जो टिड्डे होते हैं, ये वर्षा ऋतु में अंडे देते हैं और उसके जो फुदके का विकास उस समय जो नई नई मतलब हरी हरी वनस्पतियाँ होती है, ठीक है, उन्हीं पे वो उसका विकास होता है, उन्हीं को खाकर वे बड़े होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि राजस्थान में ये मतलब स्थितियाँ ये एक तो वो है कि जो दोबारा जो उधर पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, तो वहाँ से भी ये टिड्डियाँ आ जाती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ऊपर के सही हैं, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो हमारा जो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र है? तो पित्ती वन्यजीव अभयारण्य है, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है और गहिर माथा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो ये तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि तीनों को समुद्री संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो हमारा इसका ए वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये जो पित्ती वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपको जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर ये कि ये निर्जन व्यक्तियों का जो प्रवाल द्वीप है, ठीक है, तो उसको उसके अंतर्गत संरक्षित किया गया है। और ये जो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है ये आंध्र प्रदेश में आपको काकीनाडा के तटीय क्षेत्र पर मिलेगा। और ये गहिरमाठा वन्यजीव अभयारण्य है ये उड़ीसा में है। यहाँ जो मतलब वो रेडले टर्टल जो होते हैं ना, कछुए होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये मोस्ट जो मतलब जो टूरिस्ट प्लेस होता है, मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि समसामयिकी साम्य अवस्था वह आदर्श स्थिति होती है जिसमें भूप्रपटी मेंटल विक्षोभकारी बलों की अनुपस्थिति में स्थिर रहते हैं। ठीक है, और इनमें से कौन से वे बल हैं जो साम्य अवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं? तो पर्वत निर्माण है और हिम नदीकरण है, ज्वालामुखीयता है और अवसादीकरण है। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि ये जो साम्य स्थिति होती है मतलब समतल बने रहते हैं चीज़ें, लेकिन जब उसमें उतार चढ़ाव होता है, जो पर्वत निर्माण होता है इससे उतार चढ़ाव, हिम नदीकरण जो देखने को मिलता है ज्वालामुखी से भी होता है, तो ये सभी इसको मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इसमें साम्य अवस्था में व्यवधान डालते हैं। तो चारों स्टेटमेंट ये सही है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि यह विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ठीक है, सेकेंड है कि यह गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं है। और थर्ड है कि इसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि इसमें अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, इसमें आप अपील नहीं कर सकते हैं, इसका जो निर्णय होगा वो फाइनल निर्णय होता है। ठीक है, उसमें कोई भी फिर कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत है और सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है ये उससे संबंधित नहीं है, ये गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और ये भी फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है ये। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसका जो मुख्यालय है ये हेग नीदरलैंड में आपको नहीं सॉरी इसका हेग नहीं, इसकी जो स्थापना की गई है, तो हाँ ये मतलब ये आपराधिक न्यायालय जो है ये और इसे जो है जो बनाया गया था ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये रोम जो संविधिक थी यानी द रोम स्टेट्यूट, ठीक है, रोम संविधि के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया और तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहा गया कि भारत में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में बताना है कि कौन से मतलब युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, तो उनको बताना है। तो तांबा खेतड़ी हो गया, ठीक है, और तुम्हारा एल्युमिनियम है तो बालाघाट है, अयस्क है, गुरु महिसानी है और मैग्नीज का है तो पर्वतमाला है। ठीक है, पंचपतमाला। ठीक है,
तो इसके बारे में कौन सुमेलित है ये बताना है। तो देखो ये तांबा जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये खेतड़ी में पाया जाता है, ये मतलब राजस्थान में ये खान मिलती है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है स्टेटमेंट। लेकिन सेकेंड वाला जो एल्युमिनियम की बात की जा रही है, तो ये बालाघाट में नहीं, ये आपको पंचपतमाला पहाड़ी में देखने को मिलती है, ठीक है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये जो अयस्क है ये गुरु महिसानी में पाया जाता है, ये जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और ये मैग्नीज है, ये मैग्नीज बालाघाट में पाई जाती है, ये एमपी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड एंड नहीं, सेकंड और फोर्थ गलत हैं, और हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि यह मृदा बिंद के बलुआ पत्थरों और लद्दाख के सेल की ऊपरी अपरिपक्व मिट्टी है, ठीक है। और इसका रंग हल्के पीले से गहरे भूरे तक, और मोटाई इसकी 7 से 15 सेंटीमीटर तक है, ठीक होती है, ठीक है। और इन मृदाओं में उथली गहराई तक 35% या उससे अधिक द्रव्यमान के अनुसार पर्वतों के टुकड़े, कोबाल्ट, बजड़ी और लेटराइट, कंसर्ट या आयरन स्टोन शामिल होते हैं। तो ये किस मिट्टी के बारे में ये बात की जा रही है, किस मृदा की बात की जा रही है, तो उसके बारे में हमको बताना है। तो इसमें ये पीट मृदा है, ठीक है, पीटमयी मृदा है, अधकचरी मृदा है, जलोढ़ मृदा है और काली मृदा है। तो देखो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो अधकचरी मृदा है मतलब जो चट्टानों से टूट टूट कर आती है, जो बहुत मोटी होती है, बजड़ी होती है, कंकड़ होते हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ये जो तलहटी क्षेत्र होता है, ठीक है, जो शिवालिक वाला क्षेत्र, ये ज़्यादातर वहाँ पे ये ऐसी मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके जो तलहटी वाला क्षेत्र है, जो हिमालय का तलहटी है, वहीं पे ये ऐसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रही एरियो कोलोन और परविसेफालम और एरियोकोलोन, कारा वैलेंस और आर्देशिया रामास्वामी प्रजातियां हैं। तो ये किस चीज़ की प्रजातियां हैं? पक्षियों की प्रजातियां, सरीसृप की हैं, पौधों की हैं, या उभयचरों की हैं, ठीक है। तो देखो इसका सी ऑप्शन सही है, ये पौधों की प्रजातियां हैं, ये अभी खोजी गई हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। ये जो आर्देशिया रामास्वामी की प्रजाति है, ये आपको कर्नाटक में खोजी गई है। तो ये क्या होता है, मधुमेह का जो रोग होता है, ठीक, डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो उसके लिए लाभकारी है। तो ये अभी खोजी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये आपको देखने को मिलेगी, ये जहाँ पर ये था तुम्हारा ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये देखो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ये खोजी गई है, तो वहाँ ये चर्चा में था। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पूछ लेंगे कि मतलब सॉरी ये कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु की है, ठीक है। अन्नामलाई जो तुम्हारा टाइगर रिजर्व है, वहीं पे ये खोजा गया है, ठीक है। और कर्नाटक की ये दोनों हैं, जो एरियोकोलोन परविसेफालम और ये जो कारा वलेंस है, ठीक है। तो ये दोनों प्रजातियां जो है कर्नाटक में खोजी गई हैं, और इसको खोजा है जो अघारकर अनुसंधान संस्थान है पुणे का, ठीक है, उसके वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है। ये भी मतलब जो प्रजातियां हैं, ये पश्चिमी घाट की दोनों प्रजातियां हैं, ठीक है, जो कर्नाटक में खोजी गई हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में बेईगानी कन्वेंशन संबंधित है। तो बेईगानी कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो फर्स्ट है कि महासागरीय अम्लीयता के कारण, ठीक है, ओजोन क्षयकारी पदार्थों से, वन्य जीव संरक्षण से, या खतरनाक अपशिष्टों से, ठीक है। तो इसका देखो डी ऑप्शन सही है, जो ये खतरनाक अपशिष्ट होते हैं उससे ये संबंधित है बेईगानी कन्वेंशन, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो तुम्हारे जो देखने को मिलते हैं, ये खतरनाक अपशिष्ट और रेडियोधर्मी अपशिष्ट होते हैं, ठीक है। इन्हें द्विद्वीपीय जो इनका आयात किया जाता है, उस पर ये प्रतिबंध लगाता है, ये वेईगानी कन्वेंशन, इसीलिए ये मतलब चर्चा में था अभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कहा गया है कि भारत में भारतीय उद्योग परिसंघ की हरित भवन कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किया गया। इस संदर्भ में भारत में हरित भवन रेटिंग प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग यानी गृहा भारत में हरित भवनों के लिए एकमात्र रेटिंग साधन है, ठीक है।
सेकेंड है कि भारतीय हरित भवन परिषद नवीन हरित भवन रेटिंग कार्यक्रमों को विकसित करती है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है हमको कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो देखो इसका सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि भारत में हरित भवन परिषद नवीन हरित भवन रेटिंग कार्यक्रमों को विकसित करती है, उसको मतलब बनाती है कि कैसे उसको मतलब रेटिंग की जाएगी। लेकिन जो ये एकीकृत जो एक गृहा है, ठीक है, जो कहा गया कि एकमात्र रेटिंग एजेंसी है, तो ये गलत है। ये गृहा एकमात्र रेटिंग एजेंसी नहीं है। एक और रेटिंग एजेंसी है जो यूएसए की है, लेकिन 2001 से इंडिया में काम कर रही है। ठीक है, तो वो भी रेटिंग एजेंसी काम कर रही है जिसका नाम है लीड। ठीक है, लीड यानी लीडर इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, तो ये भी इस यहाँ काम करती है इंडिया में। ठीक, ये लीड एजेंसी है। तो ये दो रेटिंग एजेंसी इंडिया में काम करती हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकेंड वाला सही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें कहा गया कि यदि आप भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में आपकी निम्नलिखित जातियों से मिलने की संभावना है। तो कौन कौन सी जातियों से आप संपर्क में आएंगे जब उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चेचू है, सेम्पेन है, सहरिया है, पंग वाला है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन कौन सी ये प्रजातियों के आप संपर्क में आएंगे। तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो देखो पंग वाला जो है ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, तो सबसे पहले तो आप यहीं आएंगे, हिमाचल प्रदेश में इनके संपर्क में आएंगे। ठीक है, उसके बाद सहरिया है, तो सहरिया ये एमपी में आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो शैम्पेन है ये तो आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये चेचू है ये आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगी। तो हमारा अगर जो हम बात करें तो पंगवाला पहले पड़ेगी, उसके बाद सहरिया आएगी, फिर चेचू आएगी, उसके बाद शैम्पेन पड़ेगी। तो हमारा 4 3 1 2 होना चाहिए। तो 4 3 1 2 कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ये देखो हमारा 4 3 1 2, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित, हाँ इसमें बताना है कि निम्नलिखित वस्तु में भारत की निर्यात टोकरी में उनकी हिस्सेदारी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि पेट्रोलियम उत्पाद हैं, सेकंड है कि मतलब कीमती और अर्ध कीमती पत्थर हैं, लोहा इस्पात है, और ड्रग फार्मूलेशन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हमको बताना है। तो अगर लोहा की बात करें हम, ठीक है, तो सबसे जो कम मात्रा है जो उसकी मतलब निर्यात की जाती है तो लोहे की जाती है। ठीक है, इसकी 3% मात्रा निर्यात की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ड्रग फार्मूलेशन है, क्योंकि हमारी कंट्री को जो फार्मेसी ऑफ कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जेनेरिक दवाइयों का सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, तो ये 5% किया जाता है। ठीक है, और अगर कीमती पत्थरों की बात करें तो हम यहाँ इनकी जो करते हैं तो ये 7% करते हैं निर्यात। ठीक है, और अगर रिफाइनरी प्रोडक्ट यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो हम 13% यहाँ पर निर्यात इनका करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम उनका करते हैं। तो हमको ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो हमारा देखो पहला हो जाएगा 3 4 2 1 होना चाहिए। तो 3 4 1 2 1। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित नियमों में से कौन से चरणबद्ध ढंग से क्लोरीनीकृत प्लास्टिक क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की थैलियों को चलन से बाहर से संबंधित है। ठीक है, तो पारंपरिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात की जाए तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड एंड फर्स्ट गलत है, क्योंकि जो 2016 में है तो इसमें मतलब चरणबद्ध तरीके से मतलब क्लोरीन क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की थैलियों को चलन से बाहर करने की इसमें बात नहीं की गई थी। इसमें कहा गया था कि जो इनकी मोटाई है, ठीक है, जो कैरी बैग्स हैं, ठीक है, उनकी मोटाई को 40 से जो है 50 माइक्रोमीटर तक लाया जाए। ठीक है, उसकी माइक्रोन की बात की गई थी। तो ये तो हमारा गलत है। और इसमें तो परिसंकट में अपशिष्ट प्रबंधन की बात करते हैं, तो ये भी नहीं है। हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसका केवल सही है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो
क्लोरीन युक्त जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनको जो है चरणबद्ध तरीके से बाहर करना है चलन से, ठीक है। तो ये जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2016 में ये बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित शैल समूहों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि गोंडवाना है, धारवाड़ है, कुडप्पा है और द्राविड़ है, ठीक है। तो द्रविड़ है, तो इसमें कौन कौन सी ये मतलब हैं जिनको कालानुक्रम में कौन सबसे पुरानी है, उसके बाद कौन पुरानी है और सबसे नई कौन सी है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे नई ये गोंडवाना आपको देखने को मिलेगी और सबसे पुरानी जो है ये धारवाड़ है। धारवाड़ के बाद कुडप्पा हुई थी, कुडप्पा की खाने और ये शैल समूह था और फिर द्रविड़ ये आया था, ठीक है। तो सबसे पुराना हमारा धारवाड़ हो गया, ये लगभग 4 अरब से 1 अरब के बीच का था, ठीक है। और कुडप्पा उसके बाद का था और ये सबसे मतलब पुराना था। तो सबसे नवीन है गोंडवाना हमारा, तो हमारा धारवाड़ पहले आएगा, कुडप्पा आएगा, द्रविड़ आएगा, फिर गोंडवाना आएगा, ठीक है। तो हमारा 2 3 4 1 होना चाहिए, 2 3 4 1, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि बॉर्न चैलेंज के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है इसमें, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आरंभ किया गया है, ठीक है, WWF द्वारा, ठीक है। और ये है सेकेंड के इसका लक्ष्य 2030 तक 35 करोड़ हेक्टेयर निम्नीकृत और वनोन्मूलित भूदृश्य को पुनर्स्थापित करना है। मतलब जो भूमि खाली हो गई है, जो वनोन्मूलन जहाँ हो गया है उसको फिर से मतलब पुनर्स्थापित करना है, वन को वन लगाना है, नए नए वनों को मतलब स्थापित करना है 35 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है। तो उसकी बात की जा रही है। तो ये तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसको जो बॉर्न चैलेंज था ये जर्मनी की सरकार और IUCN, ठीक है, IUCN द्वारा मिलकर चलाया गया था और इसी के द्वारा ये मतलब ये इनका सेकेंड फेज है। फर्स्ट फेज 2020 तक था, जिसमें कहा गया था कि 15 हेक्टेयर भूमि, ठीक है, 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि को जो वनीकृत करना है, यानी वन लगाना है, उसमें वन स्थापित करने हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड फेज है, फर्स्ट फेज हो चुका है इसका है, तो भी ये मतलब 2020 में पूरा हुआ है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें बताया गया है ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज यानी OTT प्लेटफॉर्म है जे, ठीक है। तो OTT प्लेटफॉर्म के दायरे में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। तो कौन है, और ऑडियो स्ट्रीमिंग है, मैसेजिंग सेवाएं हैं, इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग समाधान है, ठीक है। तो देखो इसमें तीनों ये सर्विसेज को शामिल किया गया है, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि OTT फ्रॉम जो प्लेटफॉर्म है यानी ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज हैं, इसमें क्या होता है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया और हॉटस्टार हो गया, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। तो इन पे जो है मूवियाँ अब इस समय कोविड-19 के चलते रिलीज़ हो रही हैं, सारी इतने वेब सीरीज़ आ रही हैं, तो उनमें क्या दिक्कत आ रही है कि उसमें ऐसे ऐसे सीन्स हैं जो नहीं दिखाने चाहिए, जो मतलब एडल्ट लोगों के लिए हैं, और उसमें कोई ऐसी गाइडलाइन भी नहीं होती है। तो उसको जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, ठीक है, उसके अंतर्गत कंट्रोल की बात की जा रही है कि उनको भी उसके दायरे में लाया जाए। जैसे सिनेमा को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, मूवीज़ जो रिलीज़ होती हैं सिनेमा में उनको कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही इसे भी कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो इसी की बात की जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। उसमें ये मिर्ज़ापुर सीरीज आई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा अभद्रता का प्रदर्शन किया गया है ना, तो उसी के चलते ये मतलब, और भी मिर्ज़ापुर ही नहीं और भी कुछ सीरीज़ें आई हैं जिसमें मतलब ये चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला ADMM+ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा एवं रक्षा के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने हेतु एक मंच है। तो यूरेशियाई क्षेत्र है, आसियान क्षेत्र है, अफ्रीकी संघ है, या फिर मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए है, ठीक है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो ये आसियान क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। ये अभी इसकी मिलिट्रियन मतलब जो आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग हुई है, ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें ये अभी वियतनाम में देखने को मिली है। तो इस क्षेत्र की ये बात की जा रही है, आसियान वाले क्षेत्र में, जो ये चाइना
ने जो ये मतलब बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रखा है, उसी के बारे में ये मतलब मीटिंग हुई थी। तो इसमें इस क्षेत्र में मतलब कहा गया है कि इस क्षेत्र में थोड़ी शांति बनाकर रखी जाए। तो ये प्लस में कौन कौन से कंट्री हैं, तो आसियान के 10 कंट्री हो गए, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, और ये न्यूजीलैंड भी है, साउथ कोरिया है, और यूएसए है, रसिया भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ऐसे ये मतलब ये अभी देखने को मिली थी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर, तो एलिलोपैथी के बारे में बताना है। तो एलिलोपैथी यानी युग्म विकल्पी अपकारिता जो होती है, जो पादपों में उन रसायनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को संदर्भित करती है जो अन्य पादपों की वृद्धि को बाधित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन का कुशल स्थिरीकरण होता है, या फिर बात करें जो ग्लूकोज के भंडारण के लिए आवश्यक है, या डी ऑप्शन है कि या शोषण के परिणाम स्वरूप होता है। तो देखो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो पादप की वृद्धि को बाधित करते हैं, यानी एलिलोपैथी ऐसे मतलब पौधे के कुछ पौधों के ऐसे पार्ट होते हैं, जड़, पत्ती, तना, ठीक है। ये लोग मतलब केमिकल छोड़ते हैं, जो अन्य पौधा जो उसमें होता है, जो उसी भूमि में उगाया जाता है, ये मतलब भूमि में केमिकल छोड़ देते हैं, ज़मीन में केमिकल छोड़ देते हैं, और जब कोई दूसरी फसल उसमें उगाई जाती है तो उस पर वे मतलब गलत प्रभाव डालते हैं, उसको मतलब वृद्धि नहीं करने देते हैं। वो उस जो अगला पौधा होता है उसके लिए विष का काम करते हैं, मतलब जहर का काम करते हैं, ठीक है। उसी के बारे में है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि काकीनाडा को पंडुचेरी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 4 भारत का सबसे छोटा अंतर्देशीय जलमार्ग है, ठीक है। सेकेंड है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 5 उत्तर पूर्व भारत में बराक नदी के लखीमपुर और भंगा को जोड़ता है, ठीक है। और थर्ड है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 भारत का एकमात्र जलमार्ग है जो 5 राज्यों से होकर जाता है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट ये गलत है। ओ सॉरी, इसमें गलत पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब गलत नहीं है, इसका देखो अपोजिट कर दिया है इसमें। देखो इसमें होना चाहिए, देखो ऐसे ही मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं, मतलब सही ही बताना है। अब इसमें सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना है कौन सा है। तो अब गलत बताना है, गलत ना लिखकर ये लिख दिया है कि सही नहीं है। तो देखो ये फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला तो गलत है, क्योंकि ये 5 राज्यों से नहीं जाता, ये केवल केरल में है। केरल का जो है कोल्लम, कोल्लम से कोट्टापुरम, ठीक है, ये केरल में है, और एक ही राज्य में है ये, मतलब एक छोटा सा अंतर्देशीय जलमार्ग है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। सेकेंड वाला अगर बात करें तो ये 5 जो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 की बात करें तो नहीं, ये 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है, जो उत्तर पूर्व में बराक नदी से लखीमपुर को भंगा को जोड़ता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर बात करें काकीनाडा को पांडुचेरी से जोड़ने वाला, ये मतलब सबसे छोटा है तो नहीं, ये भी गलत है, सबसे छोटा नहीं है, ये सेकेंड हाईएस्ट है, ठीक है। ये सेकेंड, अब देखो इंडिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग है, वो गंगा नदी में है, जो मतलब वहाँ प्रयागराज से कोलकाता तक, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा है, और सेकेंड हाईएस्ट ये काकीनाडा से पंडिचेरी तक है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही हो गया। गलत मतलब सही नहीं पूछा गया है, तो कोई भी सही नहीं है, ठीक है इसके, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 21। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोरॉक तकनीकी का सही व्याख्या करता है। तो यह कार्बनिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण की एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सेकेंड है बी ऑप्शन हमारा, यह एक अभिनव प्रक्रिया है जो मूलतः समुद्र में प्राकृतिक निर्माण सामग्रियों का उत्पादन करने के लिए खोजी गई है। और सी है कि यह तेल प्रोवेधन यानी ऑयल ड्रिलिंग के उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली एक विशेष तकनीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो अगर बात करें इसकी, तो ये तो हमारा जो बायोरॉक तकनीकी है, ये क्या करता है कि ये समुद्र से प्राकृतिक निर्माण सामग्रियों का उत्पादन करता है, ठीक है। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है। और ये मतलब प्राकृतिक निर्माण सामग्रियाँ होती कौन सी है, तो ये विलेय खनिज होते हैं, जिन्हें विद्युत जो संचय द्वारा इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें कहा गया कि भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी उन नगरों से होकर गुजरती हैं जहां कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। मतलब बताना है कि कुंभ मेला का जहां जहां आयोजन होता है वो कौन सी नदियां हैं, ठीक है।
और वो उन नगरों से होकर गुजरती हैं। तो देखो गंगा है और गोदावरी है, कावेरी है, शिप्रा है। तो देखो शिप्रा शिप्रा ये देखने को मिलेगी, तो ये उज्जैन में है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयाग मेला मतलब ये जो कुंभ मेला लगता है, और ये कुंभ मेला जो है 12 वर्षों में एक बार लगता है इस जगह पे, ठीक है। तो ये लेकिन कावेरी पे नहीं लगता है, ये शिप्रा पे लगता है, नासिक मतलब जो उज्जैन में, ठीक है। और उसके बाद अगर गोदावरी में की बात करें तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, नासिक में, ठीक है। गंगा है तो ये प्रयागराज में है, ठीक है। तो यहाँ भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही हैं, और थर्ड में नहीं, गोदावरी के किनारे नहीं लगता है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 23rd। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी प्रजाति की विलुप्त के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी कोई प्रजाति जो विलुप्त हो रही है उसके प्रति कौन कौन से जो कारक हैं जो संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि निम्न पोषण स्तर से संबंधित प्रजातियां, सेकंड है कुछ शिकारी प्रजातियों पर निर्भर प्रजातियां, और थर्ड है कि सजाती जो ऊर्जा चैनल पर निर्भरता, ठीक है। तो देखो सजाती ऊर्जा चैनल पर निर्भरता ये तो इम्पोर्टेंट है, ये संवेदनशीलता बढ़ाएगी, और कुछ शिकारी प्रजातियां हैं ये भी उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाएंगी। लेकिन निम्न पोषण स्तर से संबंधित ये ऐसा कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। तो वो तो निम्न पोषण स्तर से कोई मतलब नहीं है, तो वो अगर निम्न पोषण स्तर होता तो वो और ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करेंगे और ज़्यादा, तो वो मतलब इसके प्रति नहीं रहते। तो देखो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, आज का सेकेंड लास्ट। तो इसमें कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अफवाह प्रतिरूपों की सामान्य घटना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अफवाह प्रतिरूप दिए हुए हैं और क्षेत्र दिया हुआ है उसका, उससे तुम आपको मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सुमेलित हैं ये बताना है। तो आयताकार अपवाह तो छोटा नागपुर, बटार आरी प्रतिरूप अपवाह जो है अमरकंटक, और वृक्षाकार अपवाह है हिम गंगा मैदान, और जालीनुमा अपवाह है विंध्य पर्वत में, ठीक है। तो देखो ये जो जालीनुमा अपवाह तंत्र पाया जाता है ये छोटा नागपुर पठार में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और आयताकार अपवाह ये विंध्य में देखने को मिलेगा, और ये वृक्षाकार अपवाह ये आपको हिंद गंगा मैदान वाले क्षेत्र में, और आरी प्रतिरूप ये अमरकंटक वाले में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे सुमेलित हैं, तो हमारा 2 और 3 इसमें सुमेलित है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। और फर्स्ट एंड फोर्थ गलत हैं इसके। नेक्स्ट है आज का लास्ट। तो इसमें कहा गया कि TEB भारत पहल, टीब भारत पहल के संदर्भ में बताना है कि इस पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ये जैव विविधता की हानि के आर्थिक परिणामों पर प्रकाश डालती है, ठीक है। और इसे भारत और फ्रांस द्वारा उसके पेरिस जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है। तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि ये जो फ्रांस और भारत के अंतर मतलब पेरिस जलवायु परिवर्तन के परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में स्टार्ट नहीं किया गया है। ये भारत और जर्मनी ने एक जैव विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्ट किया है, जिसमें जो वन है, आर्द्र भूमियाँ हैं, और तटीय और समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र इसमें शामिल हैं, ठीक है। उनकी रक्षा की बात की जा रही है, उन पे ध्यान देने की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये जैव विविधता की हानि के आर्थिक परिणामों पर प्रकाश डालता है, ठीक है। और ये टीब है क्या एक्चुअली में, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें देखो इसका अगर बात करें तो द इकोनॉमिक ऑफ द इकोसिस्टम, जो द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। तो ये भारत और जर्मनी ने स्टार्ट किया है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। और नेक्स्ट कल वीडियो आपको मिलेगा, सुबह मिलेगा अन्यथा शाम को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, देखो। और जो काढ़ा वाढ़ा बताया गया है उसको आप लोग पीते रहिए, और अपने रूम पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आप लोगों को चुपचाप नहीं बैठना है, ठीक है। और मन करे तो इसका जो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए विश्व बैंक के वेव कार्यक्रम के बारे में, ठीक है। तो इसको अगर आप लोगों को आता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।